प्रिय मित्रों, आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ वह बहुत ही गंभीर है। मैंने अखबार में पढ़ा 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया कोटा में, जो कि कुछ एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे थे। बहुत दुख होता है जब जवान बच्चे एडोलसेंट पीरियड में 16-17 साल के या एकदम यंग बच्चे जो 18 साल से ऊपर हैं, एडल्ट हो गए हैं, इस उम्र में वो सुसाइड कर लेते हैं। जीवन को देखने से पहले ही, जीवन की सुबह समाप्त होते ही वो अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। बहुत दुख होता है। और तब दुख ज़्यादा होता है जब मुझे लगता है कि वह अपने कारण सुसाइड नहीं कर रहे हैं, वो पीयर प्रेशर या पेरेंट्स प्रेशर या पेरेंट्स एम्बिशंस के कारण वो बच्चे सुसाइड करते हैं। हर पेरेंट्स का एक सपना होता है, हर व्यक्ति का एक सपना होता है, और बहुत कम किस्मत वाले उस सपने को अचीव कर पाते हैं। जीवन हमारे हाथ में नहीं है। जिसे भाग्य कह दो या कुछ भी कह दो, वह नियंता या नियति के हाथ में है। और व्यक्ति क्या अचीव करेगा वो निर्भर करता है बहुत सारे फैक्टरों पे, और नियंता की मर्जी पे तो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। लेकिन मन व्यक्ति का हमेशा ये चाहता है कि वह दूसरों से ज़्यादा एक्सेल करे, दूसरों से हमेशा आगे रहे। वो दूसरों को दिखाने के लिए कई अचीवमेंट करना चाहता है। यह उसके अहंकार को प्रसन्न करने का एक तरीका सा बन जाता है। अहंकार एक बहुत अच्छी चीज़ है, यह हमें मोटिवेट करता है जीने के लिए। पर वहीं अहंकार का, ईगो का मिसप्लेस्ड हो जाना हमें बहुत सी मुसीबतों में भी डाल सकता है। जो व्यक्ति खुद अचीव नहीं कर पाते या खुद अचीव कर लेते हैं, वह दोनों व्यक्ति अपने बच्चों को उसी स्थिति में लाने में विश्वास करना शुरू कर देते हैं जिसमें वो हैं। उनको लगता है वही जीवन का श्रेष्ठ रास्ता है जीने के लिए। भाई, तुम बाकी जीवन के रास्तों को देखे बिना कैसे कह सकते हो कि यही श्रेष्ठ है, या वो श्रेष्ठ है जिसको तुम अचीव नहीं कर पाए, तुम्हारे दोस्त लोग, तुम्हारे फ्रेंड्स लोग, तुम्हारे भाई लोग उसको अचीव कर लिए, तो वो आपसे अच्छे हो गए। यह अनुमान नहीं, बल्कि स्वयं की एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक्सप्रेशन होता है। ये जो आज का कंपटीशन का युग है, एजुकेशन में कंपटीशन का युग, ये कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। एजुकेशन का इतिहास ही 1843 के आसपास शुरू होता है, और उसके बाद सारी ये सर्विस की जो कल्पनाएं, परिकल्पनाएं निकली, वह सारी 47-45 के या इंडस्ट्रियल रूरलाइजेशन में शुरू हुई और परिपक्व जाकर के इस पीरियड में हुई। क्योंकि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ने ये कैडर बेस्ड सोसाइटी को बनाया, सोसाइटी को विभाजित किया। मेन विभाजन तो ये हुआ, जो मालिक थे दूसरे सर्वेंट बने, और फिर सर्वेंटों में कैटेगरीज बनती गई। फर्स्ट कैटेगरी के, सेकंड कैटेगरी के, थर्ड, फोर्थ कैटेगरी के, फिफ्थ कैटेगरी के नौकरशाही चल पड़े। उसी ने कंपटीशन को जन्म दिया। वहीं लोग अपना अहंकार
फर्स्ट ग्रेड सर्विस में है कि सेकंड ग्रेड में या थर्ड ग्रेड में या डी टाइप के सर्विस में है या बी टाइप के सर्विस में है, अपने आप को उन्होंने इन सर्विसेज में क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। उसी के साथ दूसरी तरफ टेक्निकल विकास हो रहा था, तो टेक्निकल विकास के कारण ही बहुत ही रिसेंट, ये को बहुत पुरानी डिग्रियां नहीं है हिंदुस्तान में, तो बरेली से ही शुरू हुआ हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोग्राम, जो बाद में जाके कल्मिनेट हुआ आईआईटीज में, और फिर बीच में इंजीनियरिंग कॉलेज जो बनते गए। तो ये जो फैलाव हमारे यहाँ तो 50-60 साल में ही हुआ है, लेकिन इसने समाज का बड़ा विचित्र रूप से एक वर्गीकरण कर दिया, और पेरेंट्स समझने लगे कि जिसका बच्चा आईएएस बन जाए, जिसका बच्चा आईपीएस बन जाए, या दूसरी सर्विसेज में, सेंट्रल सर्विसेज में आ जाए, या फिर इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वह तो जन्म अपना सफल कर गया, और उस बच्चे का भी जन्म सफल हो गया, और बाकी के सारे जैसे बेकार। यह एक भावना ऐसी पनपी जिसने हमारे सारे समाज की साइकी को बदल के रख दिया। अब हर पेरेंट नौकरी की तलाश में लगने लगा, और नौकरी में कैडर हो गए अलग अलग, उसी हिसाब से शादियां तय होने लगी, उसी हिसाब से मकान मिलने तय हो गए, उसी आधार पे जो सामाजिक सुविधाएं हैं वो व्यक्ति को मिलने लगी। यह वर्गीकरण या यह क्लासिफिकेशन जो पूरी ह्यूमन रेस में इंग्लैंड से निकला, यूरोप से निकला, इंग्लैंड नहीं कहूँगा मैं, यूरोप कहूँगा, यूरोप से निकला और पूरी दुनिया में छाता गया, क्योंकि उन्हीं का राज था। और प्लस कुछ उन्होंने अपनी नौकरशाही बना करके एक सिस्टम को, और बहुत ही अजीबोगरीब में रूप में उन्होंने हमारे सामने रख दिया। अब दौड़ चल पड़ी। इस दौड़ में कुछ लोग नंबर 1 की सर्विसेज पे जाना चाहते हैं, दूसरे टेक्निकल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तीसरे मेडिकल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, कुछ उनमें से आईपीएस बनना चाहते हैं, कुछ उसमें जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं। ये सब एक ऐसी तरीके की दौड़ चल पड़ी कि इंसान ने समझ लिया कि जैसे यही उनका अंतिम जीवन का लक्ष्य है। और जो दुनिया को चलाने वाले शासक थे, उन्होंने भी इस प्रवृत्ति का बहुत फायदा उठाया और सबको एक समरसता में न रख करके, एक तरह के पे स्केल न दे करके, उन्होंने विभिन्न तरह के पे स्केल इस तरह से बनाए कि जिसमें समाज वर्गीकरण हो वो जुड़ नहीं सके। एक वर्गीकृत समाज कभी जुड़ नहीं सकता, वो एक दूसरे को नुकसान ही पहुंचाता है। अगर सारे समुद्र में एक ही तरह की मछलियां हो तो कोई एक मछली दूसरे को नहीं खाएगी। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, सिद्धांत तभी बनता है जब तरह तरह की साइज की मछलियां हैं, कुछ बड़े साइज की हैं, कुछ उससे छोटे साइज की हैं, और उसी हिसाब से उनकी ताकत को वर्णित किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, उसी हिसाब से वो एक दूसरे को खाती हैं। समाज में भी वही व्यवस्था चल पड़ी, एक दूसरे को खाने की, एक दूसरे का अपमान करने की, एक दूसरे को अपने बराबर नहीं समझने की। और इसने हमारे समाज को बहुत जटिल कर दिया। इसने सबसे पहले काम करने वाले लोगों को, जो लोग काम करते थे, जिसको आर्टिसन कहते हैं, उनका स्तर नीचे गिरा दिया। जो हाथ से काम करने वाला व्यक्ति था, जो रियल काम करता है, उसको नीचे के स्तर पे ले आए, और जो काम नहीं करते, जो जितना नहीं काम करता, वह उतना ही बड़ा हो गया। यानी कि जो कुछ काम नहीं करता, जबान चलाता है या पेन की 2-4 दस्तखत करता है, वो सबसे बड़ा। उससे नीचे वाला कुछ ज़्यादा लिखता है, उससे नीचे वाला फिर टेक्निकल काम करता है, और उससे नीचे वाला बेचारा कलम घिसता है या फिर प्रैक्टिकल काम जो करना है टेक्निकल साइड में वो करता है। और फाइनली जो सड़क पे बैठा एक कर्म
एक विश्वकर्मा का असली शिष्य जो एक्चुअल में काम कर रहा है, आपकी गाड़ी ठीक कर रहा है और कर रहा है, उसको हमने सबसे नीचे रख दिया, उसका पेमेंट सबसे कम। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं कभी कोई लोगों को देखता हूँ और स्वयं को भी महसूस करता हूँ कि इतना सारा बेचारा 4 घंटे लगा के एक मजदूर काम करेगा और जब वो 200 रुपये या 400 रुपये मांग लेता है तो मुझे लगता है जैसे उसने बहुत कुछ मांग लिया। मैं भूल जाता हूँ कि एक बैठा हुआ IAS ऑफिसर दफ्तर में क्या काम कर रहा है, कितनी मेहनत का काम उसने किया है। ये गलत बात है जो कहते हैं कि बड़ा मानसिक प्रेशर होता है, ये सब कुछ नहीं होता। उनको सिर्फ कलम चलाना है, निर्णय दूसरे लेने हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो यह एक नई व्यवस्था जो उभरी, जो लोगों को, जिसने वर्गीकरण कर दिया, लोगों को क्लासिफाई कर दिया, अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया, उसने एक तरह का कंपटीशन समाज में क्रिएट कर दिया नीचे से ऊपर उठने का। एक मजदूर से ऑफिसर बनने का एक सपना और उस सपने के लिए अलग अलग प्रयास, कैटेगराइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इस कैटेगराइजेशन से उन सबकी मानसिकता भी बदलती गई। क्लास 1 के लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगे और जो एक्चुअल में जो समाज के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, वो मजदूर जिसे हम कहते हैं, वो सबसे नीचे कैटेगरी में और सबसे कम पेड व्यक्तियों में आ गया। उसकी तनख्वाह सबसे कम, जो कुछ नहीं करता उसकी संख्या, उसकी तनख्वाह सबसे अधिक। यह जो व्यवस्था थी, इसने समाज में कट थ्रोट कंपटीशन शुरू किया और इसको अचीव करने का रास्ता एक एजुकेशन का बना। शिक्षा के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया। शायद शिक्षा के थ्रू अगर ये नहीं किया जाता तो अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम में रहता, और अप्रेंटिसशिप में अगर कि वो प्रोग्राम बना रहता जो पहले पुराने टाइम में था, तो अगर वो अप्रेंटिसशिप से सीख करके वो मजदूर से मालिक बनता या मजदूर से बड़ा आदमी बनता, तो वह उसकी मानसिकता बिल्कुल अलग होती। वो सब काम करके ऊपर चढ़ता। आज का IAS अफसर अगर पंचायत का एक जो सेक्रेटरी होता है, सबसे छोटी पोजीशन जो क्लरिकल स्टाफ में रहती है, उससे उठ कर के IAS बनता, तो उसकी मानसिकता अलग होती है। अगर वो सारी स्टेजेस उसको पार करनी पड़ती और फिर उसको अंत में लाइफ में 5-10 साल के लिए मौका मिलता है IAS का, तो उसके जीवन का एक एक्सपीरियंस जो है गांव के पंचायत के सेक्रेटरी से शुरू होता, उसको समाज को देखने का नज़रिया ही बदल जाता, नज़रिया ही अलग होता। लेकिन हमने ये नहीं किया। हमने एक 18 साल के बच्चे को एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लिया, उसको IAS का स्टेटस देकर सबसे ऊंची पोजीशन में बैठा दिया। अब तुम लोग 20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, वो अपने 55 साल के, 60 साल के लोगों पे शासन करता है, निर्णय लेता है, जिसको जीवन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस्ड लोगों के ऊपर निर्णय लेने के लिए, उनको संभालने के लिए आके बैठ जाता है। ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था ने एक अजीबोगरीब कंपटीशन हमारे समाज में शुरू किया। उसका नतीजा क्या निकला? हर पेरेंट्स वो बनाना चाहता है अपने बच्चे को, या तो वो खुद नहीं बन सका या वो खुद बन चुका है और उसको टेस्ट कर चुका है और वो अब समझता है कि उसने सामाजिक जो सुख थे उनको भोगा है अपनी डिग्री के कारण, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था वैसी है। तो वो भी चाहता है कि मेरे बच्चे अब उसी तरह की सामाजिक व्यवस्था में जाके, उसी सामाजिक लेवल पे जाके सेट हों। आज कारपेंटर का उतना महत्व नहीं है, आज लोहे का काम करने वाला का उतना महत्व नहीं है। हमने तो कहा विश्वकर्मा के पुत्र हैं वो सब। हमने तो पहले समाज में इतना ऊंचा स्थान उनको दिया, पर हमने उस स्थान को बहुत छोटा कर दिया। और इसलिए कुछ ऊपर की मलाई वाली लेयर में जाने के लिए, क्रीमी लेयर में एंट्री करने के लिए, जहां बिना कुछ किए समाज की सारी
सुख आपको मिलते हैं, एक अजीबोगरीब तरह का कंपटीशन शुरू हो गया। अब उस कंपटीशन में करने के लिए सेंटर डेवलप हो गए, पढ़ाने के सेंटर डेवलप हो गए, कई शहर फेमस हो गए, कोटा फेमस हो गया। हर आदमी बच्चे को अपने को वहीं भेज कर उसको करना चाहता है, उसको सक्सेस दिलाना चाहता है। मेडिकल इंजीनियरिंग, IAS IPS, ये सब कुछ ब्रांडेड चीज़ें ऐसी बन गई जिनको पास करके या जिनको करके ही लोगों को सुख मिलेगा या समाज की आप सेवा कर सकते हैं, इस तरह का एक भाव जो था वो सबके मन में बैठ गया। ये एक वर्स्ट स्थिति थी समाज की। एक गला काटू कंपटीशन शुरू हुआ और पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा इसमें सहयोग किया, क्योंकि अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने बच्चों पे प्रेशर डाला। उन्होंने बच्चे की प्रतिभा को नहीं देखा, नहीं देखते हैं। आपका बच्चा एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, लेकिन आप सोचते हैं अगर आर्टिस्ट बन गया तो क्या करेगा। आपने दूसरे किसी प्रोफेशन को सम्मान दिया ही नहीं, उसके लिए पैसे का प्रावधान किया ही नहीं। तो सारे के सारे वो काम जो वास्तव में समाज के ज्यादा अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत साधारण और बहुत ही कम पैसे मिलने वाले काम बन गए। अब जब कम पैसे, खेल पैसे का कर दिया हमने, तो सारा कंपटीशन पैसे के रूप में होने लगा। सारे स्केल्स भी आपके उसी रूप में होने लगे। स्केल इसलिए ऐसे नहीं बनाए गए कि कौन ज़्यादा काम कर रहा है। आपने ग्रेड बनाया सोसाइटी में, और उस ग्रेडेशन के हिसाब से आपने पे स्केल बनाया। ऊंचे बड़े का लेवल एक डेवलप करने के लिए आपने एक पे स्केल बनाए हैं। आपने उसमें यह ध्यान नहीं दिया कि उसमें आदमी कितनी शक्ति लगा रहा है, कितनी ताकत लगा रहा है, कितना प्रोडक्टिव है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये नहीं लगाया आपने। आपने कुछ ऐसे मापदंड बना लिए जो कल्पना के ऊपर आधारित थे, आपकी परिकल्पना पर आधारित थी। और हमसे पहले जो राजा लोग थे या राज करने वाले लोग थे, चाहे वो मुगल थे, चाहे ब्रिटिश थे या अपने राजा लोग थे, उन्होंने जो एक सिस्टम डेवलप किया था, कैडर सिस्टम, समाज को कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने इसलिए नहीं किया था समाज के भले के लिए, उन्होंने समाज को कंट्रोल करने के लिए अपने नीचे विकल्प न हो, हमारा विरोध न हो, एक ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जिसमें उन्होंने कैटेगरीज रखी। उन्हीं कैटेगरीज को हमने और बल दिया। एक भी राजनेता नहीं आया जो उस कैटेगराइजेशन को समता में करने का प्रयास करता और एक्चुअल टैलेंट को जो विकसित होने का मौका देता। ऐसा हुआ नहीं। इसलिए पेरेंट्स ने उसमें कंपटीशन, हर पेरेंट अपने बच्चे को फर्स्ट ग्रेड की कैपेसिटी में या फर्स्ट ग्रेड की नौकरी दिलवाने के लिए तैयार करने लगा। वो सपने संजोने लगा उसी के लिए, और नतीजा हम देख रहे हैं कि बहुत से बच्चे जो उससे कोप नहीं कर पाते वह आत्महत्या करने लगे हैं। बहुत से बच्चे जो उससे कोप नहीं कर पाते वो कई तरह के साइकेट्रिक डिसऑर्डर से ग्रसित हो गए और ग्रसित हो रहे हैं। उसको सक्सेस मिलने के बावजूद भी वो मन से शांत नहीं है, मन से खुश नहीं है, और वो अपने आप को एक दुखी रूप में देखता है। क्यों? कि उसका एक्चुअल जो टैलेंट था वो तो पूरा हुआ नहीं, उस पे एक थोपा हुआ, उसके पेरेंट्स का, उसके समाज का, उसके पीयर्स का थोपा हुआ एक आडंबर उसको ओढ़ना पड़ा है, जिसमें कभी हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट रहा ही ना हो। और अगर वो उसके लिए बना नहीं है और वो रट्टा मार के या पढ़ करके या मेहनत करके उसमें आ गया है, मैं नहीं समझता कि ऐसे व्यक्ति की मानसिकता
या वो उपयोगी सिद्ध होगा समाज के लिए, या समाज के उपयोग के लिए या योगदान कुछ कर पाएगा, तभी तो हम आज तक ऊपर नहीं बढ़े हैं। तभी तो हम अब भी विकसित राष्ट्र नहीं बन पाए हैं। तभी तो आज तक की जो सामाजिक विषमता है, जो हमारे समाज में पहले नहीं रही, उससे छुटकारा नहीं पा पाए हैं। मैं अपने विचारों को सपोर्ट देने के लिए यहाँ एक 2016 की पोलैंड की स्टडी को साइट करना चाहता हूँ। इस स्टडी का नाम जो पोलैंड में कंडक्ट की गई, इसका टाइटल है क्रॉनिक स्ट्रेस एंड सुसाइडल थिंकिंग अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स। यह क्योंकि कुछ डॉक्टरों ने प्रयास किया था ये एनालिसिस करने का, जिनके नाम थे अन्ना बोसिक, अलेक्जेंड्रा और टकास एंड क्रिस्टोफ। ये लेखक जो थे, जिनके नाम मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाया हूँ, ये लेखक पॉलिश प्रोनाउंसिएशन में मुझे नहीं आता, इसलिए इन्होंने एक आर्टिकल लिखा। इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज के संस्था के पूरे रिकॉर्ड देख करके और बच्चों के बिहेवियर को देख के और वहाँ पे सुसाइडल थिंकिंग जो बच्चों में आती थी उसका अध्ययन किया। और उन्होंने ये बताया कि बच्चे जो इस तरह के एम्बिशन से लेके आते हैं, उनमें एक क्रॉनिक स्ट्रेस डेवलप होता है, और यह जो क्रॉनिक स्ट्रेस है उसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है उसकी मानसिकता पर, उसके दिमाग पर, और वह सुसाइडल थिंकिंग जो है की तरफ अग्रसर हो जाता है। उन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि हमारी फाइंडिंग्स इस बात को कंफर्म करती हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस एंजाइटी को लीड करता है, स्ट्रेस को क्रिएट करता है, और ये दोनों एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं मेंटल हेल्थ पे। यानी कि क्रॉनिक स्ट्रेस से उनको एंजाइटी, डिप्रेशन और एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस उनके दिमाग पे बनता है। और उन्होंने कहा कि हमारी स्टडी ये इस बात को भी कंफर्म करती है, पक्का करती है कि इस तरह के विचारों के कारण वह सुसाइडल थिंकिंग की तरफ अग्रसर हो जाता है। यह उनकी प्राय मेडिकल स्टूडेंट्स के स्टडी पे था। अब यही बात आप लागू कर देंगे दूसरे लोगों पे, और बहुत से केसेस दूसरे लोगों की भी ऐसी स्टडी जो है मैंने यहाँ पे साइट की है, आप उसको देख सकते हैं, जिन्होंने सिमिलर कंक्लूजन निकाले हैं अलग अलग जगहों पर। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसमें जो तरह तरह के फैक्टर इन्फ्लुएंस करते थे उनको भी स्टडी किया। उन्होंने कहा कि अडेप्टिंग टू न्यू एक्टिविटीज़, जब बच्चा आता है, वो एक स्कूल से आता है, कॉलेज में भर्ती करने आता है, या ट्रेनिंग के लिए आता है, या आउट ऑफ स्कूल ट्रेनिंग जो आजकल फैशन चला है कि स्कूल की एजुकेशन अलग और कंपटीशन के लिए तैयारी अलग, जब उसके लिए आता है तो वो एक बिल्कुल नए व्यवहार में, नए तरह के एनवायरनमेंट में आके अपने आप को लैंड करता है, और उस पर प्रेशर रहता है पेरेंट्स का, और खुद का भी मोटिवेशन रहता है कभी कभी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। फर्स्ट आने की परफॉर्मेंस करनी है, उस सिलेक्शन में उसको आना ही आना है। अब सबको आना है तो सब तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो एक कंपटीशन उसके दिमाग पे एक प्रेशर क्रिएट करता है। यह प्रेशर सबसे ज़्यादा तब होता है उस पर जब वो अपना एकेडमिक ईयर शुरू करता है, या फिर जब उसके एकेडमिक ईयर का
अंत समय आता है, आखिरी समय आता है और उसको एग्ज़ाम देना है, तब वो मैक्सिमम स्ट्रेस में आता है। वो अपने घर बार को छोड़ करके नई व्यवस्था में आता है, वह भी उस पर एक स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन क्रिएट करता है। उसकी खुद की जो पर्सनल हैबिट्स हैं वो भी बदल जाती हैं, क्योंकि घर में वो खाना एक डिफरेंट ढंग से खाता था, अब यहाँ पे उसको बड़ा रेजिमेंटेड टाइम में नाश्ता मिलना है, एक समय पे 1 से 1:30 के बीच में उसको लंच मिलना है, रात को 8 से 8:30 के बीच में उसको डिनर मिलना है, जबकि घर पे वो अपना खाना बिल्कुल डिफरेंट ढंग से खाता था, अपनी मर्जी से खाता था, अपनी मर्जी की चीज़ खाता था। पर यहाँ तो ऑलरेडी एक सिलेक्टेड मेनू है, उसी पे उसको सर्वाइव करना है। उसको नई रिलेशनशिप करनी पड़ती है, नए उसको अपने संबंध बनाने पड़ते हैं, नए दोस्त बनाने पड़ते हैं, अपने घर वालों को छोड़ना पड़ता है, भाइयों को छोड़ना पड़ता है, बचपन से जिनके साथ में बड़ा हुआ उनको छोड़ना पड़ता है। यह सब उस पर एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। और फिर यूनिवर्सिटी के टीचर्स, यूनिवर्सिटी के बच्चे, यूनिवर्सिटी के सीनियर्स, ये सारे मिलकर भी उस पर स्ट्रेस डालता है। उसका सुपरवाइज़र कैसा है उस पर भी निर्भर करेगा। कोई बहुत सख्त हो सकता है, कोई ममता करने वाला भी हो सकता है। फिर जो वर्किंग आवर्स का दिनचर्या है वो भी सारी डिस्टर्ब हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। अब अगर वो कहीं पेइंग गेस्ट रह रहा है तो उसके हिसाब से उसको अपना जीवन की सारी सुविधाओं को अरेंज करना है। अगर किसी होटल में रह रहा है या हॉस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल के मालिक के हिसाब से उसे अपने सारी आदतों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसको डे का जो रूटीन है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अब घर बदलता है, गली बदलती है, मोहल्ला बदलता है, शहर बदलता है, दुकानें बदलती हैं, ये सब भी एक स्ट्रेस का कारण बनती हैं। आपके वर्किंग आवर्स और स्लीपिंग आवर्स भी बदल जाते हैं। आपको ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा उनके हिसाब से। हो सकता है वो 1 शिफ्ट में पढ़ाए, हो सकता है 2 शिफ्ट में पढ़ाए, हो सकता है 3 शिफ्ट में पढ़ाए। अब आपका सारा का सारा स्लीप पैटर्न और हर जगह जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप आदि थे सुबह 5-4 बजे उठ कर के पढ़ने के, अब यहाँ पे तो एक रेजिमेंटेड प्रोग्राम है पढ़ने का, उसी के हिसाब को आपको जाना है। ठीक है, तो आपकी नींद का पैटर्न भी बदल गया और पढ़ने का पैटर्न भी बदलना पड़ता है। ये सारा कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, फैसिलिटीज जैसी आपको अवेलेबल है ना। कॉन्टैक्ट आवर्स जो है फैमिली के साथ, फैमिली का एक बहुत बड़ा भाई बहनों का, माता पिता का, दादा का, चाचाओं का, सबका एक जो कजिन से, उनसे दोस्त हैं, उनसे उन सब का एक आपका मानसिक रिलेशनशिप होता है जो सडनली टूट जाता है और आपको नई परिस्थिति में नए दोस्त, नए मित्र, नए लोगों से संबंध बनाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेस का कारण होता है। लोग इसको समझ नहीं पाते, इसको बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन ये व्यक्ति की मानसिकता का बहुत जरूरी अंग है। उसी तरह उसके खाने पीने का, हर चीज, खाने पीने के कंटेंट्स का, हो सकता है उसको गोभी पसंद हो, उसको पर्टिकुलर फूड पसंद हो, वीक में 2-3 बार नॉन वेजिटेरियन लेने का उसका हो, या हो सकता है प्योर वेजिटेरियन हो। अब उसको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है जहां वो रह रहा है, जैसी सुविधाएं अवेलेबल हैं उसके हिसाब से। यह सब भी उस पर एक नया स्ट्रेस क्रिएट करता है, मानसिक स्ट्रेस क्रिएट करता है, जो उसमें एंजाइटी लाता है या डिप्रेशन लाता है। और उसके साथ लंबे समय तक रहने से या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाने से उसमें सुसाइडल थॉट्स भी आने लगती हैं और बहुत से लोगों में वो सफल हो जाती हैं। तो ये सब कारण इस टीम ने अपना बताए अपनी स्टडी में और इसको पब्लिश भी किया। ये फ्री साइटेशन आर्टिकल है, पीएमसी पे अवेलेबल है, जो मैंने डिटेल सारी इसमें दी है। जो लोग चाहें इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से जब बच्चा आपका पढ़ने कहीं जाता है, कोचिंग के लिए जाता है, कॉलेज में जाता है, चाहे मेडिकल कॉलेज, तो एग्जाम्पल दिया हमने
किसी भी जगह परिस्थितियां सेम होती हैं, ये परिस्थितियां सब कॉमन हैं सब जगह। तो उस बच्चे पे एक अधिक स्ट्रेस और उसके ऊपर सबसे ऊपर एम्बिशन जो उसमें डेवलप कर दिया आपने, या जो पीयर प्रेशर जिसको कहते हैं, जो आप एक्सपेक्टेशन उस पर डेवलप कर दी हैं, जो कंपटीशन उसके दिमाग में समाज ने भर दिया है कि भाई तू आईपीएस नहीं करेगा तो तेरी ज़िंदगी बेकार है, आईएएस नहीं किया तो तेरी ज़िंदगी बेकार है, या सेंट्रल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हुआ तो तेरी ज़िंदगी बेकार है। और फिर जो एक समाज एक फीलिंग्स क्रिएट करके खड़ी करता है, उन सब का भी इसमें बहुत योगदान रहता है। समय आ गया है कि अगर आप समाज को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, इस अस्त व्यस्त क्लासिफिकेशन को, कैडर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। सर्विस में कोई कैडर नहीं होना चाहिए, क्लास 1, क्लास 2, 3 सर्विसेज नहीं होने चाहिए, सर्विसेज सिर्फ सर्विसेज होने चाहिए। एक झाड़ू देने वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि डॉक्टर इम्पोर्टेंट है हॉस्पिटल में। दोनों की बराबर आवश्यकता है। उनको समझाने की ज़रूरत है, उनको एहसास देने की ज़रूरत है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए आप स्वीपर की ट्रेनिंग क्यों नहीं देते उसको? आप बीएससी क्लीनिंग में बनाइए ना, पढ़ करके हर चीज़ को पढ़ाई से जोड़िए, सो दैट उसका स्तर, मानसिक स्तर भी ऊपर होगा। और उसमें सामाजिक स्तर में ग्रेड्स कम करिए या ख़त्म कर दीजिए। आप काम कर रहे हैं सब अपना अपना, पे स्केल में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है मेहनत के हिसाब से, उस तरह से। तो इस सारी चीज़ को रिवाइज करने की आवश्यकता है, सारे इस दृष्टिकोण को चेंज करने की आवश्यकता है। जब समाज में हम इस दृष्टिकोण को चेंज नहीं करेंगे, एक समता की फीलिंग सब में नहीं लाएंगे, बहुत कम डिफ्रेंशिएशन की आप रखेंगे, तब ये समाज समझ पाएगा और हर चीज़ को, हर व्यक्ति को इक्वल इम्पोर्टेंस देगा, उसको हर व्यक्ति को बराबर महत्व मिलेगा। जब वो सब होगा तो फिर कंपटीशन किस बात का होगा? जो कार्य करने की क्षमता है, जो उसमें विधि है, हम सब में विधियां हैं, हम सब में भगवान की दी हुई बहुत सी क्षमताएं हैं। तो जिसमें जो क्षमता है वो अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेगा और अपना जीवन यापन चलाएगा। बाकी अर्निंग के मामले में डिफरेंस हो सकता है, कोई ज़्यादा पॉपुलर होगा, कोई कम पॉपुलर होगा। हालांकि उस बात को भी कंट्रोल किया जा सकता है। विदेशों में जैसे है, यूके में हेल्थ केयर 100% फ्री और 100% गवर्नमेंट के सिस्टम से के हिसाब से मिलती है। कनाडा में भी इस तरह का ही है, यूएसए में भी इसी तरह का है। भारत ही एक ऐसी जगह है